अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में हम तीन चीज़ों को ही डिस्कस करते हैं। एसिड्स है, बेसिस हैं और सॉल्ट्स हैं। आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। आप लोगों ने देखा है कि हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है और यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। वो जनरल प्रॉपर्टीज ही होंगी, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन एसिड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये केमिकल प्रॉपर्टी से यहाँ पे क्या मुराद है? यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी से मुराद केमिकल रिएक्शन है। तो एसिड्स के केमिकल रिएक्शन हमने देखने हैं कि ये मुख्तलिफ चीज़ों के साथ किस तरह बिहेव रखता है और किस तरह ये उनके साथ रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्टिविटी के लिहाज से हम देखें तो फर्स्ट जो हमारा रिएक्शन होगा या जो हम एसिड्स का रिएक्शंस करवाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रिएक्शंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और वो है मेटल्स के साथ। तो फर्स्ट कैटेगरी की तरफ हम आते हैं कि रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि रिएक्शन हम करवा रहे हैं दो चीज़ों के बीच में, इसके बीच में एसिड्स के बीच में, एसिड्स है और प्लस मेटल्स, इन दोनों के बीच में हम रिएक्शंस करवा रहे हैं। अब आपके पास रिएक्टेंट्स कितने हैं? दो है, एसिड्स है और मेटल्स हैं। तो फिर आप लोगों के जहन में ये बात आनी चाहिए कि ये जो रिएक्शन है, ये जो पूरे का पूरा रिएक्शन होगा, ये सिर्फ इन दो रिएक्टेंट्स पे ही डिपेंड करेगा। ये रिएक्टेंट्स चेंज होते जाएंगे और इनकी कंसंट्रेशन वगैरह, रिएक्टिविटी वगैरह भी क्या होगी, मुतासिर होगी। तो अगर हम बात करें मेटल्स की, हम बात करें तो हमें पता है कि मेटल्स भी मुख्तलिफ कैटेगरी के होते हैं। कुछ मेटल्स आपको ऐसी मिलेंगी जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होगी, वेरी रिएक्टिव मेटल्स। तो फिर कुछ मेटल्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, ना बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेंगे ना बहुत ज्यादा स्लो रिएक्ट करेंगे, तो वो कहलाएंगे मॉडरेटली रिएक्टिव। और कुछ मेटल्स आपको ऐसे भी मिलेंगी जो लेस रिएक्टिव होते हैं, जो लेस रिएक्टिव होते हैं या फिर वो क्या होते हैं, इनर्ट कहलाते हैं। ठीक है, यानी वो बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं, उनकी या रिएक्शन या वो करते ही नहीं है, उनको मजबूर करवाया जाता है रिएक्ट करवाने पर। अब इसी तरह एसिड्स को भी अगर हम देखें तो एसिड्स को हम फिर क्लासिफाई करते हैं, हम उनको कंसंट्रेशन के लिहाज से एसिड्स को देखते हैं। एसिड्स को हम देखते हैं कंसंट्रेशन के लिहाज से। अब कंसंट्रेशन के लिहाज से क्या है, हम देख सकते हैं कि वेरी कंसंट्रेटेड एसिड्स, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर हम ले लेते हैं। इसी तरह मॉडरेटली कंसंट्रेटेड, इसी तरह वेरी डाइल्यूट एसिड्स। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप एसिड्स की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, एसिड्स की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, इसी तरह या मेटल्स को चेंज करते जाएंगे तो रिएक्टिविटी पे भी फर्क पड़ेगा, इन दोनों के रिएक्शंस पे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन हमारा यहाँ पे इनके साथ कोई सरोकार नहीं है। हम एक जनरल रिएक्शंस की बात करेंगे। हम देखेंगे कि जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो हमेशा आपको दो चीजें मिलेंगी। वो कौन कौन सी होंगी? एक तो आपको उसी मेटल का सॉल्ट मिलेगा और दूसरी चीज आपको जो मिलेगी वो है हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। तो ये आप लोगों ने जनरल रिएक्शंस को याद रखना है कि जब भी एसिड्स का और मेटल्स का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। वो सॉल्ट किसका होगा? इसी मेटल्स का होगा जिसके साथ आप इसको रिएक्ट करवाते हैं। तो एसिड्स का जो रिएक्शन होता है, चंद मेटल्स ऐसी होती हैं जिनके साथ उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, धमाकेदार रिएक्शन होता है, जिस तरह सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है। लेकिन अगर आप डाइल्यूट एसिड ले लेते हैं, जिस तरह HCl या H2SO4, इसको आप डाइल्यूट ले लेते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि वही रिएक्शन जो पहले बहुत ज्यादा फास्ट था, अब रिएक्शन क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा।
रिएक्टिविटी कुछ कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाते हैं, जिंक का रिएक्शन करवाते हैं, आयरन का रिएक्शन करवाते हैं या एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाते हैं एसिड्स के साथ, तो आप देखेंगे कि आपको इन मेटल्स का सॉल्ट मिलेगा और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस क्या होगी, ये इवॉल्व होगी, ये खारिज होगी, रिलीज होगी। तो ये आप लोगों ने जनरल रिएक्शन याद रखना है। अब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मेरे पास है मेटल जिंक, मैंने यहाँ पे लिया और इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है। इसी तरह फिर हम H2SO4 ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड्स का रिएक्शन है। इस सोल्यूशन हम ले लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन हमने इसका लिया हुआ है। अब हम इनका रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन किस तरह होगा, इस जिंक मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं और वो इलेक्ट्रॉन किसने गेन करने हैं, हाइड्रोजन ने गेन करने हैं। तो यहां से ये जिंक यहां से जाके किसके साथ मिल जाएगा, इस SO4 के साथ मिल जाएगा, सल्फेट के साथ मिल जाएगा जिंक। तो ये बना देगा जिंक सल्फेट, और जो इलेक्ट्रॉन इस जिंक ने लॉस करने हैं वो इस हाइड्रोजन ने गेन करने हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और साथ में क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, ये इवॉल्व हो जाएगी। आपने देखा कि रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है, मेटल और एसिड्स के बीच में, और बन क्या रहा है, सॉल्ट। उसी मेटल का सॉल्ट बना और साथ में ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसी तरह एक और रिएक्शन को भी देखें, हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाते हैं, एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाते हैं, और ये एल्यूमिनियम का रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, HCl के साथ करवाते हैं। और ये हमें क्या देगा, ये भी हमें दो ही चीजें देगा, सॉल्ट देगा और साथ क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लेकिन यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम के रिएक्शंस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी वही बात होगी कि एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, इसका काम इलेक्ट्रॉन लॉस करना, और उसी इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, हाइड्रोजन गेन करेगा। एक एल्यूमिनियम जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये H+ की फॉर्म है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये माइनस की फॉर्म है, और ये यहाँ पे 0 है। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एल्यूमिनियम। वो इलेक्ट्रॉन किसने गेन करने, इस प्रोटॉन ने गेन करने हैं, और ये हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। और हाइड्रोजन कभी भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये किस में पाया जाएगा, ये हाइड्रोजन यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको मिलेगा, तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में ये रिलीज होगा। यहाँ एल्यूमिनियम जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना हो जाएगा, +3, और क्लोरीन पर कितना चार्ज है, -1। तो फार्मूला क्या बनेगा, क्रॉस एक्सचेंज करे वैलेंसी को 1 और ये 3 इसका यहाँ पे आ जाएगा। तो जो फार्मूला मेरे पास बनेगा वो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, ये एल्यूमिनियम जाके इस Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये इसका सॉल्ट बना, और साथ ये हाइड्रोजन मैंने कहा एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में बनेगा, तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। अब कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे आप देखें क्लोरीन कितने हैं, 3 है, और हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 3 है। तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। एल्यूमिनियम बैलेंस है, एल्यूमिनियम कितने हैं, यहाँ पे 1 है, और प्रोडक्ट में भी एल्यूमिनियम कितने हैं, 1 है। इसी तरह आप हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन आपके पास रिएक्टेंट में 3 है, लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 है। तो आप यहाँ पे क्या करें, 3/2 से इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि 2, ये वाला जो 2 है, ये 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे और 3 क्लोरीन हो जाएंगे। यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन एटम, 3 क्लोरीन, 1 एल्यूमिनियम और 1 एल्यूमिनियम। अगर आपको इस 3/2 से कोई प्रॉब्लम है तो पूरे रिएक्शंस को फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, और इसको भी 2 से। ये 2 के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपके पास जो प्रोडक्ट बना, जो रिएक्शन बना, बैलेंस 2 एल्यूमिनियम और प्लस 6 HCl, और ये बनाते हैं 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में हमें क्या मिल जाता है, 3 हाइड्रोजन गैस के
मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब ये हमने यहाँ पे देखा जो रिएक्शन है ये क्या है, मेटल है और इसका रिएक्शन इस एसिड के साथ होता है, क्या बना रहा है, सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस को ये इवॉल्व कर रहा है। ये रिएक्शन हमने देख लिया कि किस तरह मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जनरल बात आप लोगों ने याद रखनी है, मेटल्स का और एसिड्स का रिएक्शन होगा तो दो चीजें बनेंगी, एक सॉल्ट बनेगा और दूसरी चीज क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो एसिड का रिएक्शन हम करवाएंगे कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ। तो नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड, reactions of acid with carbonates and bicarbonate। तो ये आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पे क्या हम याद रखेंगे। अब कार्बोनेट क्या होते हैं, ये CO3-2 को हम कार्बोनेट कहेंगे और HCO3-1 आपके पास क्या होता है, ये बाइकार्बोनेट होता है। तो ये याद रखना है। तो हम यहाँ पे जनरल बात करेंगे कि एसिड का रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं। यहाँ पे एसिड का रिएक्शन हो रहा है कार्बोनेट के साथ और या फिर बाइकार्बोनेट के साथ। तो जब भी आप एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो तीन चीजें बनेंगी, एक आपके पास सॉल्ट बनेगा और दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और तीसरी चीज क्या बनेगी, पानी मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पे वाटर भी बनेगा। तो तीन प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। तो जब भी एसिड्स का कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा आपको सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और उसके साथ साथ पानी भी बनेगा। अब हम रिएक्शन की तरफ आते हैं कि रिएक्शन कैसे होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हम करवाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे आप देखते हैं CO3-2 मौजूद है, ये वाला ग्रुप यहाँ पे इसमें मौजूद है, तो हम इसको क्या कहेंगे, कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हम HCl के साथ करवाते हैं, HCl एसिड है। अब आप देखें कि यहाँ पे क्लोरीन पर माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर कितना है, +1 है, कार्बोनेट पर -2 और कैल्शियम पर +2। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ मिलेगा। इसी तरह आप कहेंगे कि इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो इसके पॉजिटिव के साथ मिलेगा। अब रिएक्शन को जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे कैल्शियम पर कितना चार्ज है, +2 है और क्लोरीन पर -1 है। तो +2 को बैलेंस करने के लिए कितने -1 लगेंगे, 2 -1 लगेंगे ताकि पूरे का पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो इस वजह से कैल्शियम के साथ कितने क्लोरीन अटैच हो जाएंगे, 2 क्लोरीन अटैच हो जाएंगे और ये कैल्शियम क्लोराइड बना देगा। इसी तरह आप देखें कि कार्बोनेट पर कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। तो इस -2 का आंसर अगर हम 0 लाएंगे तो फिर कितने +1 इसके साथ लगने चाहिए, 2 +1 लगेंगे ताकि -2 का आंसर क्या हो जाए, 0 आ जाए, न्यूट्रल बन जाए। तो फिर कितने यहाँ पे हाइड्रोजन लगेंगे, 2 लगेंगे और ये क्या बना देगा, H2CO3। ये बन गया कार्बोनिक एसिड। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन आपने HCl यानी एसिड्स के साथ करवाया तो आपको क्या मिला, कैल्शियम क्लोराइड और साथ में कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड एक अनस्टेबल है, ये फौरन डिसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन में, ये फौरन डिसोसिएट हो जाता है, ये अनस्टेबल है और डिसोसिएट होके क्या बनाता है, H2CO3 फौरन डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, H2O और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस वजह से हम H2CO3 को रिप्लेस करके इसकी जगह पे क्या लिखते हैं, H2O और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डिसोसिएट हो जाता है। तो इसी रिएक्शंस को मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। पहले हम इसको बैलेंस भी कर लें कि आप देखें कैल्शियम आपके पास प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 है, रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 है, ये बैलेंस है। इसी तरह आप कार्बन को देखें, कार्बोनेट पूरे को देखें, कार्बोनेट 1 है तो आपके पास प्रोडक्ट में भी 1 है, ये भी बैलेंस है।
हाइड्रोजन आपके पास रिएक्टेंट में एक है, क्लोरीन भी रिएक्टेंट में एक है, लेकिन प्रोडक्ट में क्लोरीन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो यहाँ पे इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाएंगे, तो ये बैलेंस हो गया। अब मैंने आप लोगों को बताया कि H2CO3 अनस्टेबल होता है, ये फॉरन डिसोसिएट हो जाता है पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हम यहाँ पे इस रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हमने करवाया HCl के साथ और ये हमें क्या देता है, एक कैल्शियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट बना दिया और साथ में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O। ये जो मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये असल में H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड ही है, उसके डिसोसिएशन फॉर्म में मैंने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में H2O। तो ये हमने देखा कि एसिड्स का रिएक्शन आप कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो सॉल्ट आपको मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये चीजें आपके पास क्या है, फिक्स हैं। अब एक और रिएक्शन हम करवाते हैं, वो बाइकार्बोनेट के साथ करवा देते हैं। अब रिएक्शन की तरफ आते हैं, NaHCO3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं HCO3 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइकार्बोनेट कहेंगे। और इसका रिएक्शन हम H2SO4 के साथ करवाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ। अब H2SO4 में हम देखते हैं कि सल्फेट पर -2 है और हाइड्रोजन पर +1 है। बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में आप देखें यहाँ पे पूरे का पूरा ये आपके पास क्या है, -1 होगा और सोडियम आपके पास क्या है, +1 है। अब इस रिएक्शंस को देखें, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ मिलेगा, इसी तरह इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ मिलेगा। अब प्रोडक्ट में आप देखें कि क्या बनते हैं, आप देखें कि सोडियम पर +1 चार्ज है, इसी तरह सल्फेट पर कितना है, -2 चार्ज है। तो -2 का आंसर अगर मैं 0 लाना चाहता हूं तो फिर कितने +1 लगाने पड़ेंगे, मुझे 2 +1 लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि Na2SO4 बन जाएगा। Na2SO4 यहाँ पे मेरे पास क्या है कि ये सोडियम, 2 सोडियम किसके साथ अटैच हुए, एक सल्फेट के साथ। तो पूरे का पूरा मॉलिक्यूल क्या बन गया, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया। अब आप अगर देखें तो यहाँ पे हमने कितने सोडियम लगा दिए, 2, तो इसके साथ में क्या लगा दूंगा, 2। अब मेरे पास बाइकार्बोनेट कितने हैं, 2 बाइकार्बोनेट है, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 बाइकार्बोनेट। और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 मेरे पास हाइड्रोजन है, 1 + 1 एक हाइड्रोजन उठ के एक बाइकार्बोनेट के साथ मिल जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन जाके दूसरे बाइकार्बोनेट के साथ मिल जाएगा और यहाँ पे 2 कार्बोनिक एसिड बना देंगे, 2H2CO3 बना देंगे। अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये 2 या H2CO3 जो कि कार्बोनिक एसिड है, ये अनस्टेबल है, ये फॉरन डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर बनाता है। तो हम यहाँ पे इसका डिसोसिएटिव फॉर्म में लिख देते हैं कि प्रोडक्ट असल हमें क्या मिलेंगे, तो वो प्रोडक्ट मुझे जो मिलने वाले हैं वो है 2 बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन हमने करवाया एक H2SO4 मॉलिक्यूल के साथ और प्रोडक्ट मुझे क्या मिले, Na2SO4, ये सॉल्ट मिला। अब एक कार्बोनिक एसिड टूटकर एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, तो 2 कार्बोनिक एसिड टूटकर 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वाटर के मॉलिक्यूल मुझे देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में 2 पानी के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए, जो हमने कहा कि जब भी आप किसी कार्बोनेट का या बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ तो आपको 3 चीजें मिलेंगी, सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और साथ में वाटर बनेगा। तो ये था रिएक्शन हमारा कार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ। अब हम अगला रिएक्शन देखते हैं, एसिड का रिएक्शन हम बेस के साथ देख लेते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम देखने वाले हैं वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। तो थर्ड रिएक्शंस की तरफ आते हैं, थर्ड कैटेगरी की तरफ हम आते हैं, तो ये है रिएक्शन विद बेसिस। बेस के साथ ये किस तरह रिएक्ट करेंगे, जनरल फॉर्म में अगर हम देखें कि जब भी कोई बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो 2 चीजें बनती है, सॉल्ट बनता है और साथ में पानी बनता है। अब हम इस रिएक्शंस को देखते हैं, जनरल रिएक्शंस को हम देखते हैं कि मेरे पास एसिड है
और इसका रिएक्शन हम बेस के साथ करवाना चाहते हैं तो आपके पास दो चीजें बनेंगी, एक सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, पानी का मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये प्रोडक्ट आपके पास फिक्स है। आप लोगों ने जब भी एसिड बेस का रिएक्शन करवाना है तो हमेशा इसी तरह ही रिएक्ट करवाएंगे। अब बेसिस कौन कौन सी हो सकती है, किस तरह की बेसिस हम ले सकते हैं और उनका रिएक्शन करवा सकते हैं, तो हम कहेंगे कि बेस कोई भी आप मेटल ऑक्साइड ले लें, मेटालिक ऑक्साइड, वो बेस के तौर पर काम करेगा। आप मेटल हाइड्रोक्साइड ले लें, वो भी बेस के तौर पर काम करेगा, या फिर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, वो भी बेस के तौर पर काम करेगा। तो ये सारी मैंने आपको क्या कहा कि ये बेस के तौर पर काम करेंगी। और जब आप इन हाइड्रोक्साइड का और इन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शंस करवाएंगे एसिड के साथ, तो आपको सॉल्ट मिलेगा और इसके साथ साथ वाटर भी बनेगा। अब हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि जो बनने वाली चीजें हैं सॉल्ट और वाटर ये दोनों ही न्यूट्रल होती है, ना ये एसिडिक होती है ना ये बेसिक होती है। इस वजह से इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब आम सा एक रिएक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो है NaOH का रिएक्शन हम करवाते हैं HCl के साथ। NaOH मेरे पास क्या है, वो बेस है और HCl एसिड है। अब आप देखेंगे NaOH में Na क्या है, मेटल है, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है। क्लोरीन पर -1 चार्ज है, हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है और OH पर -1 है और सोडियम पर क्या है, +1 है। तो आप फिर देखें कि रिस्पेक्टिव आयंस को आप साथ में लें। सोडियम आयन मिलेगा इसके नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन के साथ, और इसका OH आयन मिलेगा इसके पॉजिटिव आयन के साथ, यानी प्लस हाइड्रोजन प्लस के साथ। अब आप देखें प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, यहाँ का सोडियम इसके Cl के साथ मिलकर क्या बनाता है, NaCl बनाता है। अब ये जो NaCl है ये न्यूट्रल है, ना ये एसिडिक है और ना ये बेसिक सॉल्ट है। तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। यहाँ का H उठ के इस OH के साथ मिल जाता है और जो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है वो क्या है, H2O है। तो H2O भी एक न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, और NaCl भी क्या है, एक न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। अब एक और भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड्स का रिएक्शन हम करवाते हैं H2SO4 के साथ। तो अब जो नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल है वो क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन हम करवा रहे हैं H2SO4 के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड है ये एसिड है मेरे पास, और ये यहाँ पे क्या काम करेगा, बेस के तौर पर काम करेगा। अभी मैंने आपको बताया कि मेटालिक ऑक्साइड किसके तौर पर काम करेंगे, बेस के तौर पर काम करेंगे। यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर क्या है, ये मेटल है और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, मेटालिक ऑक्साइड। और ये किस तरीके से काम करेगा, एज आ बेस के तौर पर बिहेव करेगा। अब आप रिएक्शन में देखें कि H2SO4 में सल्फेट पर -2 चार्ज है, हाइड्रोजन पर +1 है, एक हाइड्रोजन पर +1 और दो हाइड्रोजन पर कितना है, +2। क्यूप्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन पर -2 और कॉपर पर कितना आएगा, +2। तो यहाँ का पॉजिटिव जाके रिएक्ट करेगा इसके नेगेटिव के साथ, और इसी का नेगेटिव जाके रिएक्ट करेगा इसके पॉजिटिव के साथ। तो कॉपर पर +2 है और सल्फेट पर -2 है, तो +2 और -2 का आंसर 0 आएगा। यहाँ पे एक ही कॉपर लगेगा और एक ही सल्फेट ग्रुप लगेगा, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कॉपर सल्फेट बनेगा। और इसके साथ साथ जो मेरे पास और चीज बनेगी वो 2 हाइड्रोजन मिलेंगे एक ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, -2। -2 को बैलेंस करने के लिए मुझे कितने +1 लगाने पड़ेंगे, 2 लगाने पड़ेंगे, और वो ऑलरेडी अवेलेबल है 2 हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन इस एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। तो ये भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पे जो सॉल्ट बना है ये न्यूट्रल है और H2O जो बना है ये भी न्यूट्रल है। तो ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है या क्यूप्रिक ऑक्साइड है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि ये बेस के तौर पर क्यों काम करता है।
क्या वजह है। आप इसको लीवस बेस भी कह सकते हैं, ये लीवस बेस भी है। और इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने इस सिलेबस में नहीं पढ़ा, आपके इस सिलेबस में सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट भी है एसिड बेस के लिहाज से, उसको हम लक्स एंड फ्लड कॉन्सेप्ट कहते हैं। लक्स एंड फ्लड कॉन्सेप्ट, ये भी हमें एसिड बेस को डिफाइन करके बताता है। लेकिन ये किन एसिड बेस की डेफिनेशन बताता है, ये ऑक्साइड की डेफिनेशन हमें बताता है। इनके मुताबिक कोई भी ऑक्साइड्स हो जो अपना ऑक्साइड आयन डोनेट करे दूसरे को दे दे, उसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉपर ऑक्साइड, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड आयन को क्या करता है, डोनेट करता है, ये दे रहा है, ये यहाँ से रिलीज कर रहा है। तो जो ऑक्साइड आयन को डोनेट करे दे दे वो क्या है, बेस कहलाएगा। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और ये ऑक्सीजन कौन एक्सेप्ट कर लेता है, H2 इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो इससे ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो लक्स और फ्लड कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। इस तरह मैंने आपको बताया कि इसको हम क्या कहते हैं, लीवस कॉपर +2 और ऑक्सीजन क्या है -2। तो हम इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड को हम लीवस बेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद हैं और ये -2 की फॉर्म में है आपके पास। तो अंडरस्टूड है कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है ऑक्सीजन के पास। तो इसके पास जो लोन पेयर मौजूद है, इस लोन पेयर को ये क्या कर लेता है, किसी को भी इजिली डोनेट कर सकता है, शेयर कर सकता है, और ये ऑक्सीजन इसी का पार्ट है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, लीवस बेस भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद होते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड में। कॉपर ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो इसी ने गेन किया ना, तो इसके पास टोटल कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसको ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो इस वजह से हम इसको लीवस बेस कहते हैं। ये बात भी आप लोगों ने जहन में रखनी है। अब आ जाए नेक्स्ट जो हम रिएक्शन देखते हैं, वो रिएक्शन है सल्फाइड्स का और बाइसल्फाइड्स का। जिस तरह हमने कार्बोनेट्स को और बाइकार्बोनेट्स का देखा, अब जो रिएक्शन हम देखेंगे वो है सल्फाइड्स का और बाइसल्फाइड्स का। तो मेरे पास फोर्थ अब रिएक्शन करवाते हैं, वो रिएक्शन है रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। अब आप देखें कि ये जो सल्फाइड्स हैं ये कौन से होते हैं, SO3 -2 को आप क्या कहेंगे, सल्फाइड्स कहेंगे। और अगर इसके साथ H आ जाए, HSO3 -1, तो ये क्या कहलाएगा, बाइसल्फाइड्स कहलाएगा। तो जिस तरह हमने कार्बोनेट का रिएक्शन देखा और बाइकार्बोनेट का रिएक्शन देखा, हमने देखा था कि जब भी कोई कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स हो, ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो 3 चीजें बनती है। उन 3 चीजों में से कौन कौन सी होती है, एक आपके पास सॉल्ट बनेगा, दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और तीसरी चीज वाटर यानी पानी बनेगा। इसी तरह इसमें भी ये 3 चीजें बनेंगी, लेकिन वहां पे कार्बोनेट में कार्बन था, यहाँ पे सल्फाइड में और बाइसल्फाइड में क्या है, सल्फर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे कौन सी गैस रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो जब भी आप रिएक्शंस करवाएंगे, एसिड का रिएक्शंस करवाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं जनरल फॉर्म में, एसिड का रिएक्शंस आप करवाएंगे सल्फाइड के साथ या फिर बाइसल्फाइड के साथ, तो 3 चीजें आपको मिलेंगी। इसमें से एक आपको सॉल्ट मिलेगा और दूसरी चीज आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी और तीसरी चीज क्या बनेगी, ये पानी बनेगा। तो ये वही जिस तरह हमने कार्बोनेट्स का देखा था और बाइकार्बोनेट्स का, लेकिन वहां पे फर्क क्या था, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी क्योंकि कार्बोनेट में कार्बन था, लेकिन यहाँ पे सल्फाइड में और बाइसल्फाइड में क्या है, सल्फर है। इस वजह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब हम रिएक्शंस की तरफ आते हैं। रिएक्शंस को हम देख लेते हैं कि किस तरह ये रिएक्शन होगा। तो मेरे पास है कैल्शियम सल्फाइड, ये कैल्शियम सल्फाइड है क्योंकि इसमें SO3 है, H यहाँ पे इसके साथ
नहीं, और प्लस HCl, और ये एसिड है। अब रिएक्शन को देखें, आप पहले चार्ज लगाएं तो आपको प्रोडक्ट आसानी से मिलेंगे। HCl में क्लोरीन पर -1 और हाइड्रोजन पर कितना है, +1 है। इसी तरह सल्फाइड पर -2 है और कैल्शियम पर कितना है, +2 है। तो आप सिंपली यहाँ पे देखें, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिलेगा। तो कैल्शियम पर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। इस +2 को बैलेंस करने के लिए कितने -1 लगेंगे, 2 -1 लगेंगे। तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरह आप यहाँ पे देखें, ये H है मेरे पास, एक हाइड्रोजन है और सल्फाइड भी एक ही है, लेकिन सल्फाइड पर कितना चार्ज है, -2 है और हाइड्रोजन पर कितना है, +1 है। तो इस -2 को बैलेंस करने के लिए मुझे एक +1 नहीं बल्कि कितने +1 लगाने पड़ेंगे, 2, ताकि पूरे का पूरा आंसर क्या आ जाए, वो 0 आ जाए। मॉलिक्यूल हमने न्यूट्रल बनाना है, तो हम कहेंगे यहाँ से H उठ के ये इस SO3 के साथ मिलेगा, लेकिन एक H नहीं जाएगा, 2 H जाएंगे और ये क्या बना देगा, H2SO3। ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट। अब आप इसको बैलेंस करें। बैलेंस करने के लिए आप देखते हैं क्लोरीन प्रोडक्ट में 2 है, हाइड्रोजन भी 2 हैं, लेकिन आपके पास ये रिएक्टेंट में 1 है, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। जिस तरह मैंने कार्बोनिक एसिड्स का बताया था, H2CO3 का, अगर आप लोगों को याद हो कि ये अनस्टेबल होता है, ये डिसोसिएट हो जाता है H2O में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। इसी तरह H2SO3 भी अनस्टेबल होता है और ये भी डिसोसिएट हो जाता है। किसमें डिसोसिएट हो जाता है, H2O में और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस में। तो आप इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, H2O और सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिख देंगे। तो अब मैं यही रिएक्शन नीचे करके लिख के दे देता हूं। तो ये प्रोडक्ट क्या दे देगा, कैल्शियम सल्फाइड का रिएक्शन हम करवा रहे हैं HCl के साथ, और कितने HCl हैं, 2 HCl हैं। ये प्रोडक्ट बना देता है सॉल्ट, और साथ में H2SO3 था, लेकिन H2SO3 टूट जाता है H2O में और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। ये था हमारे पास रिएक्शन किसका, सल्फाइड का था। अब हम रिएक्शन देख लेते हैं बाइसल्फाइड का। तो अब अगला रिएक्शन हम समझने के लिए देख लेते हैं। मेरे पास है NaHSO3। अब आप देखें यहाँ पे H आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, HSO3 आ गया, तो ये बाइसल्फाइड है और इसका रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूँ, HCl के साथ। तो अब हम प्रोडक्ट देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनते हैं। आप देखें कि ये मेरे पास पूरे का पूरा क्या आ जाएगा, HSO3 पर -1 चार्ज और सोडियम पर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और क्लोरीन पर -1 और हाइड्रोजन पर कितना है, +1 है। अब प्रोडक्ट की तरफ आ जाएंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे। यहाँ का सोडियम पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ मिलेगा और ये पूरे का पूरा नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ मिलेगा। तो ये मुझे बना देगा NaCl के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड बना देगा। HSO3 है ना, तो HSO3 इस H के साथ मिलकर क्या बना देगा, H2SO3 बना देगा, ये बना देगा। तो ये H2SO3 जो मेरे पास है ये डिसोसिएट होता है किसमें, H2O में और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस में। तो ये प्रोडक्ट बन गए। तो मैंने यहाँ पे H2SO3 नहीं लिखा, बल्कि डायरेक्ट इसके जो डिसोसिएटिव प्रोडक्ट थे, इसके टूटने से जो प्रोडक्ट बनते थे H2O और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, वो मैंने लिख दिए। इस तरह आप जब भी सल्फाइड को और बाइसल्फाइड का एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और साथ में पानी का मॉलिक्यूल भी बनेगा। लास्ट हम रिएक्शन देख लेते हैं जल्दी से, वो है सल्फाइड के साथ। आप देखेंगे कि जब भी कोई एसिड सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। तो मेरे पास ये है रिएक्शन विद सल्फाइड, सल्फाइड के साथ रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन हम करवाते हैं, जनरल रिएक्शन है। आप एसिड का रिएक्शन करवाएं मेटल सल्फाइड के साथ, ठीक है। आप मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और ये प्रोडक्ट आपको क्या देगा, एक तो सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी
रिलीज होगी। ये जनरल प्रोडक्ट आप लोगों ने याद रखने हैं। ये जनरल रिएक्शन एसिड का रिएक्शन मेटल सल्फाइड के साथ करवाया तो सॉल्ट बना और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज हुई। अब हम एग्जांपल से देख लेते हैं कि किस तरह बनेगा। तो मेरे पास फेरस सल्फाइड है FeS, इसको हम फेरस सल्फाइड कहते हैं और इसका रिएक्शन हम करवाते हैं H2SO4 के साथ। ये एसिड है। अब फेरस सल्फाइड में आयरन पर +2 चार्ज है, सल्फर पर -2 है, हाइड्रोजन 1 पर +1 है और 2 पर +2 है, सल्फेट पर -2 है। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेंगे, यहाँ आयरन जाके पॉजिटिव है ना, तो ये इसके नेगेटिव से मिलेगा। आयरन पर कितना चार्ज है +2 और सल्फेट पर कितना है -2, तो +2 और -2 का आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको एक ही आयरन और एक ही सल्फेट लगाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा फेरस सल्फेट और साथ में क्या बनेगा आपके पास, ये हाइड्रोजन है +1 और सल्फाइड पर कितना चार्ज है -2 सल्फर पर, तो -2 को बैलेंस करने के लिए कितने +1 लगेंगे, 2 लगेंगे ताकि आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए। तो हम कहेंगे कि ऑलरेडी हमारे पास 2 ही +1 मौजूद है, तो यहाँ पे मिलकर क्या बना देंगे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये गैस क्या हो जाती है, ये रिलीज हो जाती है। तो ये जनरल रिएक्शन आप लोगों ने याद रखने हैं। हमने कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन को डिस्कस किया, हमने मेटल के साथ रिएक्शन को डिस्कस किया, फिर बेसिस के साथ रिएक्शन को डिस्कस किया, सल्फाइड के साथ और बाइसल्फाइड के साथ, और फिर एंड पे हमने सल्फाइड के साथ। ये जनरल रिएक्शन याद करेंगे। कोई भी आपको इस तरह का रिएक्शन आ जाए तो प्रोडक्ट आप आसानी से और इजीली लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।